हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्फिडेंस क्वीन एपिसोड 6 का आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि इसी एपिसोड में यिरैंग का स्टोरी दिखाएंगे कि वो किडनैप क्यों हुई थी, उसको किडनैप किसने किया था। चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत एपिसोड 5 के एंड से होती है कि चेयरमैन ली ने रेचल को मना लिया होता है कि वो सर्जरी के लिए उसको 2.5 बिलियन डॉलर्स देगी। यहाँ पर जेम्स, यिरैंग और गुहू घर पे एंजॉय कर रहे होते हैं और यिरैंग के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं, पर सिर्फ 100 मिलियन। सीन शिफ्ट होके रेचल, गुहू, कोऑर्डिनेटर मा, चेयरमैन ली और सियांग वू के साथ मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें चेयरमैन ली कहती है कि वो सिर्फ 10% डिपॉजिट अभी देगी, बाकी सर्जरी के बाद फुल पेमेंट करेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी पैसे इतने हैं नहीं कि वो पैसे दे सके। रेचल कहती है कि वो सर्जरी नहीं करेगी, इनके पैसे इनको वापस कर दो, और ये कह के हंसने लग जाती है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो तुम क्या कर सकती हो। चेयरमैन ली कहती है कि सर्जरी सही हुई तो 10% एक्स्ट्रा रुपए दूंगी। घर पर यिरैंग, जेम्स और गुहू को दिखाते हैं कि वो यिरैंग को कहते हैं कि अब क्या करना है, जिसमें वो कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, तो हमें सच में ही सर्जरी करनी होगी। वो ऑलरेडी ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बस यही बात है कि वो मरनी नहीं चाहिए सर्जरी के दौरान। सेंगवो और चेयरमैन ली कॉल का वेट कर रहे होते हैं रेचल का, कि वो कहीं मना ना कर दे सर्जरी के लिए। और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर माँ का उनको कॉल आता है और वो चेयरमैन ली को बताता है कि रेचल सर्जरी के लिए मान गई है। यहाँ पे रेचल अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल आ जाती है और चेयरमैन ली को सबसे मिलवाती है। और यहाँ ऑपरेशन रूम का सीन दिखाते हैं कि वो सब सेट कर रहे होते हैं, और कोऑर्डिनेटर मा सियांगवू को कहता है कि रेचल बहुत सेंसिटिव है, वो सर्जरी देखना अलाउ नहीं करती। तो वो ओटी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उनको ग्वांगसिक मिलता है। कोएंटर माँ वहां से चला जाता है और ग्वानसिक सियोंग से बात करने आता है, जिसमें सियोंगवू उसको कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या। और उसको बहुत खरी खोटी सुना के वहां से भेजने के लिए कह देता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे पास अब डॉक्टर्स है मेरी माँ की सर्जरी के लिए। यहाँ पे जेम्स ने सर्वर रूम में कुछ ड्राइव लगा दी होती है कि सर्जरी की जगह कुछ और दिखे। यहाँ ओटी में यिरैंग और सब बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ टीवी पे ग्लिच आने लगता है और एक्चुअल फुटेज दिखने लग जाती है कि सर्जरी नहीं हो रही है। जेम्स वायरलेस से यिरैंग को कनेक्ट करता है और उसको बताता है कि जल्दी से कुछ करो, यहाँ टीवी पे दिख रहा है कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। यिरैंग यहाँ सर्जरी स्टार्ट करने के लिए कहती है। गुहू उसको मना करता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, अगर वो मर गई तो क्या हुआ। वो टीम को मना लेती है कि सर्जरी हम स्टार्ट करते हैं। गुहू यहाँ पैनिक होने लगता है और वहां से अलग हो जाता है टेबल से, और यहाँ सब टीवी पे सर्जरी देखने लग जाते हैं। जेम्स देख के शॉक्ड हो रहा होता है कि ये यिरैंग क्या कर रही है। जेम्स भी यहाँ पैनिक हो रहा होता है, और यिरैंग सर्जरी कंप्लीट करने ही वाली होती है, पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पे वो चेयरमैन ली को जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसका दिल रुक जाता है। सेंगवू रोते हुए बाहर रूम से आ जाता है और ग्वानसिक उसको रोकता है कि क्या हुआ। यहाँ ग्योंगो ओटी से बाहर जाके डॉक्टर को ढूंढने लग जाता है, और सेंगवू वहां आ जाता है एज अ डॉक्टर। पर बाद में ग्वानसिक वहां आता है, तो सेंगवू कहता है कि मैं नहीं कर सकता ये सर्जरी, और ग्वानसिक को कहता है कि वो चेयरमैन ली को बचा ले। उससे वो बहुत माफी मांगता है, जिससे ग्वानसिक उसको कहता है कि मैंने तुम्हें उस बच्ची के लिए भी ऐसे ही तुमसे गिड़गिड़ाया था और तुमसे कहा था कि उस बच्ची को बचा देते हैं, और वो उसको सुना के यहाँ से चला जाता है। सेंगवू वहीं रोने लगता है और यहाँ चेयरमैन ली की ब्लीडिंग रुक जाती है, और रेचल उसको कहती है कि आओ ओटी रूम से बाहर चले जाओ, यहाँ रोने के लिए मत आओ। गुहू कहता है कि तुम पागल हो, तुमने डॉक्टर को क्यों जाने दिया। और यहाँ सब खुश हो जाते हैं कि सर्जरी कंप्लीट हो गई है, और वहां पे जेम्स भी ड्रेसअप होके आ जाता है। यहाँ जब बाकी लोग चले जाते हैं, तो जेम्स, यिरैंग और गुहू ओटी में होते हैं। गुहू को जेम्स, यिरैंग बताते हैं कि ये असली चेयरमैन की बॉडी नहीं है, ये सिलिकॉन बॉडी है जो कि असली दिखती है। गुहू कहता है कि ये सब तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते हो और मुझे अंधेरे में क्यों रखते हो। ग्वानसिक अगर ओटी में आके स्कैल्पल उठा देता तो क्या होता। तो यिरैंग यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यिरैंग ग्वानसिक से ऑलरेडी मिल चुकी है, और वो ग्वानसिक को सर्जरी के बारे में सब कुछ बताती है और उसको मना भी कर देती है कि वो हीजे की तरह और लड़कियों को ऐसा दुख में नहीं देखना चाहती। और वो उसको कैचअप देती है और अपने हाथ में चोट लगा दो, ये कह के, क्योंकि सेंगवो तुमसे मिलने आएगा तो उसको दिखाओ कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है और तुमने अपना करियर खत्म कर दिया है। फिर उसकी एक ही कंडीशन थी कि वो ओटी में आएगा और सेंगवू को तड़पता हुआ देखना चाहता है।
गुहू कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, मेरा सवाल एक ही है कि मुझे अंधेरे में क्यों रखते हो? यिरेंग जिसके जवाब में उसको कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताती। यिरेंग, जेम्स वहां से चले जाते हैं और गुहू से वो कहते हैं कि ये सब साफ कर देना। सेंगवू को कोरिएंडर माँ का मैसेज आता है और किसी रिपोर्ट के साथ, और यहाँ चेयरमैन ली चिल्ला रही होती है जिसकी आवाज सुन के सेंगवू भागता है। वो उसको पूछती है कि तुमने रुपए ट्रांसफर तो नहीं किए? वो दिखाती है कि देखो मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो कोरिएंडर माँ को कॉल करती है पर नंबर नहीं लगता। वो रोने लगती है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है और वो उसको मारने लगती है कि सीसीटीवी चेक करो, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? सेंगवू रो के अपनी माँ को गले लगा रहा होता है कि मम्मी तुम ठीक हो। और यहाँ टीवी पर ग्वान सिक रिपोर्टर्स को बताता है कि सेंगवू असली डॉक्टर नहीं है, वो घोस्ट सर्जरी करता था और असली सर्जन ग्वान सिक है। वो हॉस्पिटल की सारी पोल पट्टी खोल देता है। यिरेंग, गुहू और जेम्स ये सब टीवी में देख रहे होते हैं और वो हेजी को मिलने हॉस्पिटल में आए होते हैं। इसी हॉस्पिटल में यिरेंग बचपन में एडमिट हुई थी, वो ये गुहू को बताती है। वो हेजे से मिलते हैं तीनों के तीनों, और यहाँ पे यिरेंग को अपना बचपन का याद आने लगता है तो वो रूम से बाहर चली जाती है। हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेम्स छोटी यिरेंग का बॉडीगार्ड था। उसका असली नाम स्योनिन जे है, जिसको वो जेम्स कह के बुलाती थी। तो वो उसको बोलता है कि तुम मुझे जेम्स क्यों बुलाती हो? जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा नाम अगर उल्टा करो तो वो जेम्स ही है। वो यहाँ पे किसी पेंटिंग को देख के डिस्कस कर रहे होते हैं। छोटी येरैंग यहाँ पे अपने बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रखी होती है, जिसके लिए जेम्स उसको कहता है कि हमें टाइम से निकलना है। पर वो वहां से भाग के नीचे गार्डन में चली जाती है और जेम्स को एक एक्सपेरिमेंट दिखाती है। जेम्स को वो कहती है कि अगर हम पेरोक्साइड को सोप के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ पे फिर हमें सीन शिफ्ट करके पार्टी का दिखाते हैं कि वहाँ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सारे बच्चे केक कटिंग के लिए बैठ जाते हैं और जेम्स देखता है कि जो लड़की आई है उसके शूज यिरेंग से डिफरेंट हैं, क्योंकि यिरेंग ने सुबह गोल्डन शूज पहन रखे थे और यहाँ पे इस बच्ची के शूज पिंक कलर के हैं। वो भाग के उस बच्ची के पास जाता है और यहाँ पे दिखता है कि वो बच्ची यिरेंग नहीं कोई और है। हमें फिर सीन शिफ्ट होकर ये दिखाते हैं कि यिरेंग कहीं अकेले जा रही होती है और उसको एक रैबिट मुखौटा पहना हुआ आदमी अपने पास बुलाता है। यहाँ यिरेंग के लिए पैसे मांगे जाते हैं और वो आदमी कभी नहीं आता पैसे मांगने, क्योंकि यिरेंग किडनैप हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में यिरेंग का पता नहीं लगता और 36 घंटे हो जाते हैं। जेम्स अकेले ही थीम्स पार्क में जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो दिमाग लगाता है कि थीम एलिस इन वंडरलैंड थी और रैबिट मास्क पहने हुए आदमी उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो जो ये किडनैपर्स हैं वो रैबिट मास्क पहने हुए आदमी ही हैं। जेम्स किसी को कॉल करके पिक्स मंगवाता है पार्टी की और इन्वेस्टिगेट करता है। फोटोज में जो सुराग थे वो असलियत में वहां से गायब हो चुके होते हैं, जिसका मतलब ये है कि सबूत मिट चुके थे और वहीं से ये रैंक किडनैप हुई थी। यहाँ छोटी यिरेंग को किडनैपर के साथ चेस खेलते हुए दिखाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि यिरेंग बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और वो बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड है। यिरेंग अकेले ही रो रही होती है कि मुझे अभी तक इन लोगों ने ढूंढा नहीं है और अब मैं खुद ही यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी। थीम्स पार्क के सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं होती है, जिससे जेम्स अपने सीनियर को बताता है कि मुझे लगता है कि कोई पुलिस वाला मिला हुआ है। यहाँ 3 दिन हो जाते हैं और यिरेंग हाइड एंड सीक खेलती है किडनैपर्स के साथ और वो पकड़ी जाती है। यहाँ कहीं कहते हैं कि ओपन इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं और टीवी पे यिरेंग के किडनैप होने की न्यूज आ जाती है। यहाँ कोई आदमी किसी को कॉल करके कहता है कि हमें बच्ची को मारना होगा और उस आदमी के साथ छोटा गोंगवू होता है। जेम्स के सीनियर को एक पुलिस वाले पे शक होता है और वो जेम्स से उसकी गाड़ी के पीछे ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। जेम्स और उसका सीनियर उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि ये रैंक को खाने के लिए किडनैपर कुछ देता है, जिसमें वो उसको कहती है कि मेरे साथ कार्ड्स खेलोगे क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ। ये रैंक जीत रही होती है और फिर वो हाइड एंड सीक कहने का कहती है, जिसमें वो उसको कहती है कि धीरे धीरे 30 तक काउंट करना, और वो सबसे ऊपर पहुंच के वहां केमिकल्स मिला देती है बकेट में कि ब्लास्ट हो जाए। यहाँ और लोग भी उस विला में आ जाते हैं और यिरेंग को ढूंढ रहे होने वाले जो किडनैपर्स होते हैं वो अंदर जैसे ही रूम में जाते हैं वहां ब्लास्ट हो जाता है। जेम्स को ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ भागता है। यिरेंग को वो वहां से बाहर भागते हुए देखता है, जिसके पीछे एक किडनैपर भी होता है। यिरेंग के पीछे वो किडनैपर भाग रहा होता है और किडनैपर को पकड़ने के लिए जेम्स उसके पीछे भाग रहा होता है।
यहाँ ये लोग किसी फील्ड में आ जाते हैं और यिरेंग गिर जाती है। जैसे ही किडनैपर उसको पकड़ने वाला होता है, जेम्स किडनैपर को दबोच लेता है। यहाँ बहुत झड़प होती है जिसमें गोली चल जाती है और शायद किडनैपर मर जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाते हैं कि यिरेंग अपने बोर्ड के सामने है जहाँ पे सबकी फोटोज होती हैं, पुलिस वाले से लेके गुहू तक की, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता चल गया है कि छोटा गुहू वन ऑफ द किडनैपर या तो मास्टरमाइंड के साथ था, तो हो सकता है कि आगे के एपिसोड्स में ये गुत्थी और सुलझेगी कि गुहू का असली कनेक्शन क्या है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड्स का वेट करेंगे, और आपको अगर और भी अपडेट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।